नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान बोर्ड एग्जाम 2023 को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज में थर्ड चैप्टर विद्युत धारा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो देख लिए थे, समझ लिए थे। उन्हें आप हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने उन वीडियोस की लिंक दे रखी है, उन्हें आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की PDF प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को लगातार अंत तक देखते रहिए। हम आपको एक लिंक प्रोवाइड करवाएंगे जहां से आप इन वीडियोज में जो हमने PDF यूज में ली है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं यहाँ पर इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। विद्यार्थियों, जो थर्ड चैप्टर है वो RBSc के अकॉर्डिंग ब्लूप्रिंट जो जारी किया गया है उसमें इस चैप्टर में से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा, एक अति लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे और इसके साथ में 2 क्वेश्चन लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे। कुल मिलाकर यहां से इस चैप्टर में से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 अंक का होगा, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न भी 1 अंक का होगा, जबकि लघुत्तरात्मक प्रश्न 1.5 अंक के होंगे और कुल मिलाकर 3 अंक के होंगे। और ये जो चैप्टर है वो 5 अंक का होने वाला है। कुल प्रश्न आएंगे 4 और कुल अंक होने वाले हैं 5। तो ये जो चैप्टर है इसमें से छोटे छोटे 4 क्वेश्चन यहाँ पर हमें पूछे जाने वाले हैं। तो एक एक करके हम इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से यहाँ पर समझेंगे, देखेंगे। पहला क्वेश्चन ही देखिए कि अपवन वेग VD की विद्युत क्षेत्र E पर निम्नलिखित में से कौन सी निर्भरता में ओम के नियम का पालन होता है। देखिए, हम क्या जानते हैं कि जो अपवन वेग होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। और ये जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहां पर म्यू लगाया जाता है, जिसको हम गतिशीलता कहते हैं। तो यहां पर ओम का नियम लागू होगा। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जब बैटरी से जुड़ा तार धारा के कारण गर्म हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशियां नहीं बदलती है। कि जब किसी वायर में से करंट का प्रवाह होता है, धारा का प्रवाह होता है, तो वायर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो इनमें से कुछ राशियां नहीं बदलती। देखो, अपवन वेग, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी बढ़ जाती है, अपवन वेग बदल जाता है। प्रतिरोधकता भी ताप पर निर्भर करती है, प्रतिरोधकता का मान इंक्रीज हो जाता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है, जबकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तत्पश्चात ऑप्शन डी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। ये हमें ऊर्जा का एक मात्रक दे रखा है, 1 kWh। 1 kWh 1 किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट का मतलब हो गया 10 की घात 3 वाट। 1 घंटे का मतलब हो गया 3600 सेकेंड। और विद्यार्थियों, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3.6 गुण 10 की घात 6। और ये जो वाट इंटू सेकेंड है इसे हम लिख सकते हैं जूल। देन यहां पर ऑप्शन डी सही होने वाला है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है। जो आदर्श सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है, 0 होता है। एक आदर्श सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो कितना होगा, 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जब किसी सेल से धारा ली जाती है तब टर्मिनल वोल्टता का सूत्र क्या होता है। देखिए, हम आपको बता दें कि टर्मिनल विभवांतर V बराबर होता है E माइनस में IR। यह है निरावेशन के समय, निरावेशन के टाइम पर। और जब सेल को चार्ज किया जाता है, आवेशित किया जाता है, तब धारा अपोजिट डायरेक्शन में प्रवाहित होती है। यहां पर प्लस का साइन आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला होगा।
देखिए यहां इस क्वेश्चन में जब किसी सेल से धारा ली जाती है, इसका मतलब निरावेशन हो रहा है, और निरावेशन की स्थिति में V बराबर E माइनस आई आर होगा। ऑप्शन ए यहां पर सही होने वाला है। क्लियर? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक अश्वशक्ति कि एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? तो देखिए एक अश्वशक्ति हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दिए गए चित्र में धारा I बराबर 3 एम्पियर, क्षेत्रफल 6 गुणा 10 की घात माइनस 6 मीटर स्क्वायर है, तो धारा घनत्व क्या होगा? देखिए धारा घनत्व का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं? धारा घनत्व को हम जैसे लिखते हैं, I अपॉन में ऐसे लिखा जाता है। यहां पर इस क्वेश्चन में I का मान दे रखा है 3, A का मान हमें दे रखा है 6 गुणा 10 की घात माइनस 6, तो धारा घनत्व क्या होगा? तो देखिए यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1/2 गुणा 10 की घात 6 बराबर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणा 10 की घात 5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? विद्यार्थियों जो अभी हमने क्वेश्चन देखा है उस क्वेश्चन में ये डायग्राम भी दे रखा है, तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग उसका जो आंसर है वो चेंज हो जाएगा। किस तरीके से बदलने वाला है आंसर वो समझ लेते हैं। देखिए विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के अंदर हमें धारा का जो मान है वो दे रखा है 3 एम्पियर, और जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है A, ये हमें दे रखा है 6 गुणा 10 की घात माइनस 6 मीटर स्क्वायर। लेकिन यहां पर हमें जो क्षेत्रफल सदिश है उसको बता रखा है कि ये 60 डिग्री के कोण पर है। धारा और क्षेत्रफल सदिश के बीच का जो एंगल है वो कितना है? 60 डिग्री है। तब उस स्थिति में J बराबर होता है I अपॉन में A कोस थीटा, और थीटा की जो वैल्यू है वो हमें 60 डिग्री दे रखी है। तो 3/6 गुणा 10 की घात माइनस 6 कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 3/6 गुणा 10 की घात माइनस 6 गुणा 1/2। तो ये यहां से 2 बार में 2 से यहां से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 की घात माइनस 6 रहा। ये बट्टे से जब ऊपर जाएगा तो 10 की घात प्लस में 6 हो जाएगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए यदि ये आपको डायग्राम दे रखा है तो उसके अंदर हमें ये थीटा की वैल्यू दे रखी है, उस हिसाब से इसकी वैल्यू क्या होगी? 10 की घात 6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गतिशीलता की विमा क्या है? देखिए गतिशीलता की जो विमा है, फॉर्मूले हैं वो एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं। गतिशीलता को हम म्यू से लिखते हैं जो कि E टो अपॉन में m के इक्वल होती है। E यहां पर आवेश है, और आवेश की जो विमा है वो देखिए क्या होती है? A1 T1। तो यहां पर समय है जिसकी विमा T1। m यहां पर द्रव्यमान है जिसकी विमा M1। फाइनली जो इसकी विमा है वो m की घात माइनस 1, l की घात 0, t की घात 2, 1 की घात 1, ये विमा हमें प्राप्त होने वाली है। गौर करके ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किरचॉफ के नियमानुसार किसी विद्युत परिपथ में संधि पर, देखिए किरचॉफ के 2 नियम हैं, और जो किरचॉफ के नियम है उसके अकॉर्डिंग कि किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है। बीजगणित योग कितना होगा? शून्य होने वाला है। क्लियर? तो ऑप्शन बी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विभवमापी विभवांतर मापने का एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रभावी प्रतिरोध, देखिए विभवमापी की सहायता से हम विभवांतर का मापन करते हैं, और जब वो रीडिंग दे रहा होता है, पोटेंशियोमीटर जब रीडिंग दे रहा होता है तो उसका जो प्रभावी प्रतिरोध है वो अनंत हो जाता है।
कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि चित्र में दर्शाए गए परिपथ में ए और बी के मध्य विभवांतर क्या होगा। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। देखिए विद्यार्थी, इसे आप समझ लीजिए कि हमारे पास में एक सर्किट दे रखा है, यहां से आ रही है 2 एम्पियर की धारा। ये यहां पर रेजिस्टेंस है R1, यहां पर रेजिस्टेंस है R2, यहां पर R2 और यहां पर कितना है R1। हालांकि इस वाले भाग में रेजिस्टेंस है R1 R2 और इस वाले भाग में भी रेजिस्टेंस है R1 R2, तो दोनों में से सेम धारा बहेगी। यहां से भी 1 एम्पियर की और यहां से भी 1 एम्पियर की धारा बहने वाली है। हमें ए और बी के बीच का विभवांतर पूछा है। ए और बी के बीच का विभवांतर हमें यहां पर पूछा गया है। तो देखिए ए और बी के बीच का जो विभवांतर होगा वो क्या होगा। ए और बी के बीच के विभवांतर को हम VB माइनस VA पुट कर सकते हैं, VB माइनस VA। अब देखिए इस VB को हम क्या लिख सकते हैं, इस बिंदु का जो विभवांतर है उसको मैं V कंसीडर कर लूं तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए VB माइनस V हम यहां से घटा रहे हैं और V यहां पर हम जोड़ भी रहे हैं, ठीक है। इसे हम इस तरीके से लिख देते हैं VB माइनस V माइनस VA माइनस V। इसका मतलब हो गया है कि इस पॉइंट, इस वाले बिंदु तथा बिंदु A के बीच का VA के बीच का विभवांतर, तो विभवांतर होता है धारा 1 एम्पियर और रेजिस्टेंस है R1। फिर माइनस में ये VB वाला लिखना था, तो यहां पर रेजिस्टेंस है R2। यहां पर इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा 1 इंटू R2, तो 1 इंटू R2। फिर माइनस में A और इसके बीच का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो देखिए माइनस में 1 इंटू R1। तो यहां से VB माइनस VA बराबर आ गया है R2 माइनस R1। ऑप्शन आप देखेंगे बी यहां पर सही होने वाला है। क्लियर। देखिए चित्र में I का मान क्या होगा, धारा का मान हमें पूछा है, चलिए फाइंड आउट करते हैं। देखिए क्या है, इसमें हम किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएंगे। किरचॉफ के प्रथम नियम से इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो हमें क्या कहता है कि किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। संधि की ओर आने वाली धाराओं को हम क्या ले लें, धनात्मक, संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक। तो देखो ये संधि की ओर आ रही है, ये भी संधि की ओर आ रही है, ये भी संधि की ओर आ रही है। तो यहां से संधि की ओर आ रही है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, फिर प्लस में 5 एम्पियर, फिर प्लस में 4 एम्पियर। अब संधि से दूर जाने वाली धाराएं हैं 4 एम्पियर और I, तो ये तो हो गया 4 एम्पियर माइनस में होगा। ये किस में होने वाला है, माइनस में होने वाला है। फिर माइनस में ही I और इन सब का जोड़ है वो 0 के बराबर होगा। तो यहां से ये तो कट जाएगा, I को बराबर के दूसरी तरफ ले गए तो 2 + 5 ये हो जाएगा 7 एम्पियर। ये कितना हो जाएगा, 7 एम्पियर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहां पर सही होने वाला है। विभवमापी के तार के पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक होना चाहिए। देखिए विभवमापी में प्रयुक्त जो तार है वो हम ये जानते हैं कि मिश्र धातु होता है। क्या होता है, मिश्र धातु। और मिश्र धातुओं के लिए जो अल्फा का मान है वो होता है धनात्मक। कैसा होता है, धनात्मक, साथ में अल्प, धनात्मक और अल्प। इसका मतलब है कि इनके ऊपर ताप का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। तो धनात्मक और अल्प होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो यहां पर देखिए या तो होना चाहिए वर्ड बहुत कम, अल्प होना चाहिए।
ठीक है, तो बहुत कम होना चाहिए। फिर देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि 2.1 वोल्ट का एक सेल 0.2 एम्पियर की धारा देता है, तो यह धारा 10 ओम के प्रतिरोध से गुजरती है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हमें यहां पर पूछा है। देखिए आई की जो वैल्यू है वो 0.2 एम्पियर हमें दे रखी है, और इंटरनल रेजिस्टेंस हमें यहां पर पूछा है। साथ में हमें ये भी पूछा है कि जो बैटरी है उसका विद्युत वाहक बल E बराबर 2.1 वोल्ट है। तो यहाँ पर कैपिटल R जो बाहरी रेजिस्टेंस है वो 10 ओम हमें दे रखा है। तो यहाँ से V हम ज्ञात कर लेते हैं, I इंटू R। I का मान हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 0.2। R का मान कितना दे रखा है? 10। तो ये तो आ गया 1। कितना आ गया? 1 वोल्ट आ गया है। ठीक है, अब 1 वोल्ट, तो ये जो हमारे को E बराबर होता है V प्लस आई इंटू आर, तो यहां से ये तो है 2.1 बराबर 1 प्लस 0.2 इंटू आर, तो ये आ गया 1.1 बराबर 0.2 आर। आर बराबर आ गया हमारे पास में 1.1 बट्टे में 0.2, 11 बट्टे में 2, 5.5 एम्पीयर ओम, 5.5 ओम प्राप्त हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दिए गए परिपथ में A व B के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? ये हमें दे रखा है A, ये हमें दे रखा है B, और यहाँ 10 ओम, ये भी 10 ओम और ये भी 10 ओम के 3 रेजिस्टेंस यहाँ पर लगे हुए हैं। हमें यहाँ पर A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें, समझें कि हमने ये वाला जो पॉइंट है वो A ले लिया, ये वाला पॉइंट इसको C कह दिया, इसको D कह दिया। अब इसको थोड़ा सा जो डायग्राम है इसको मैं थोड़ा सा परिवर्तित कर लेता हूं। ये हमारे पास में है पॉइंट A, क्लियर? ये हमारे पास में है पॉइंट B। ऐसे जो क्वेश्चंस हैं उसको किस तरीके से करेंगे वो भी समझ लें। ये पॉइंट है C और ये पॉइंट हमारे पास में है D। देखो A और C के बीच में 10 ओम लगा हुआ है। A और C के बीच में कितने ओम का प्रतिरोध काम कर रहा है? 10 ओम का। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि B और D के बीच में, B और D के बीच में कितना रेजिस्टेंस काम कर रहा है? 10 ओम का काम कर रहा है। ये भी 10 ओम है और ये भी 10 ओम है। इसके अलावा हमें क्या दे रखा है कि C और D के बीच में ये ऐसे है रेजिस्टेंस। अब देखो ये वाला वायर तो यहीं से कनेक्ट है, ये वाला वायर यहां से कनेक्ट है सीधा ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इससे हम क्या कर लेते हैं कि जो बिंदु A और D है इनका जो विभवांतर है वो सेम है, C और B का विभवांतर क्या है? सेम है। तो इसको और थोड़ा सा संशोधित कर लेते हैं, ये है A और इसी जगह पर ये D। ठीक उसी प्रकार से ये है B और उसी जगह पर ही क्या है? C। तो देखो A और C के बीच में ये A है और ये C है, तो इनके बीच में यहां पर ये 10 ओम का लगा हुआ है। इसी प्रकार से D और B के बीच में ये 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। C और D के बीच में भी एक 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो तीनों रेजिस्टेंस कौन से क्रम में हो गए? समांतर क्रम में हो गए। और समांतर क्रम में जब रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का जो तरीका है वो देख लीजिए क्या है। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 बराबर 10, 1 प्लस 1 प्लस 1, 3/10। R बराबर 10/3 ओम प्राप्त हो जाएगा। 10/3, तो ये हमें मिल जाएगा 10/3 ओम। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ओम के नियम का सदिश रूप लिखिए।
ओम के नियम का सदिश रूप होता है जे वेक्टर बराबर सिग्मा इंटू ई वेक्टर। आपको ये वाला जो क्वेश्चन है वो 1.5 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। फिर देखिए, धारा घनत्व की परिभाषा दीजिए। इसका जो फॉर्मूला होता है I अपॉन में A होता है। तो किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा, प्रति एकांक क्षेत्रफल से, प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा से प्रवाहित धारा धारा घनत्व कहलाती है। प्रति एकांक क्षेत्रफल से बहने वाली जो धारा है उसको हम क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था के लिए प्रतिबंध लिखिए। देखिए विद्यार्थियों, हम ये जानते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु के अंदर ऐसे 4 रेजिस्टेंस लगे होते हैं। ये एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, ये तीसरा रेजिस्टेंस है और ये चौथा रेजिस्टेंस है। और इस तरीके से इनका एक सर्किट होता है। ये प्राथमिक परिपथ है जिसमें यहां पर RH, ये K, ये एक बैटरी और ये बिंदु A, ये B, ये C और ये T। यहां पर एक अन्य कुंजी होगी और यहां पर एक गैल्वेनोमीटर होगा और ये यहां से इस तरीके से ये प्रतिरोध P, ये Q, ये R और ये S होता है। ये व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ चित्र है और इसके संतुलन अवस्था का जो प्रतिबंध है वो होता है P/Q बराबर R/S। क्लियर? फिर देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? मीटर सेतु किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करता है। मीटर सेतु किस सिद्धांत पर काम करता है? व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करता है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि विभव प्रवणता क्या होती है? तो विभव प्रवणता को फाई से या अक्ष से पुट करते हैं। किससे लिखेंगे? फाई या अक्ष से। तो फाई बराबर होता है V/L। तो किसी तार की प्रति एकांक लंबाई पर वोल्टेज ड्रॉप क्या कहलाती है? विभव प्रवणता। तो किसी तार की प्रति एकांक लंबाई पर, प्रति एकांक लंबाई पर विभव पतन, प्रति एकांक लंबाई पर विभव पतन विभव प्रवणता कहलाता है। फिर देखिए विद्यार्थियों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट अर्धचालक की प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता बताइए, समझाइए। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, तो इसे आप अच्छे से समझ लीजिए कि जो अर्धचालक है, जो आपके पास में अर्धचालक हैं, उनकी प्रतिरोधकता किस तरीके से चेंज होती है। ये हमारे पास में एक तरफ मैं ले लेता हूं इनकी प्रतिरोधकता रो अर्धचालकों की और दूसरी तरफ मैं ले लेता हूं ताप T। तो हमें इस तरीके का ग्राफ प्राप्त होता है। रो का जो मान है वो चरघातांकी रूप से डिक्रीज होता है Eg/kT के अकॉर्डिंग। ताप बढ़ाने पर चरघातांकी रूप से, तो एक तो है ग्राफ के द्वारा इस तरीके से समझा सकते हैं। एक बार कई बार पूछा जाता है कि ताप पर निर्भरता, तो ये जो प्रतिरोधकता है
अर्धचालकों की प्रतिरोधकता, अर्धचालकों की प्रतिरोधकता, अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप वृद्धि के साथ, ताप वृद्धि के साथ चरघातांकी रूप से घटती है, चरघातांकी रूप से घटती है। क्लियर हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मीटर सेतु में कॉपर की मोटी पत्तियों का प्रयोग किया जाता है, क्यों? देखिए, मीटर सेतु में प्रयुक्त जो एल आकार की जो पत्तियां होती है वो मोटी कॉपर की पत्तियां होती है, मोटी पत्तियां होती है, कॉपर की होती है। उसके पीछे रीजन क्या है कि मोटी होने के पीछे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अधिक होगा, जिससे उनके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। मोटी पत्तियों, मोटी पत्तियों का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए अधिक होगा, अधिक होगा, जिससे देखिए आर बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन में ए अधिक तो आर कम होगा, इससे आर कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ, पत्तियों पर विभव पतन कम होगा, पत्तियों पर विभव पतन, पत्तियों पर विभव पतन कम होगा। तो हम भी यही चाहते हैं कि जो पत्तियां हैं उनके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप कम से कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि दिए गए परिपथ चित्र में धारा आई का मान ज्ञात कीजिए। आपको डायग्राम देखकर भी कैसे पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं हम। यहाँ पर एक क्वेश्चन और देख लीजिए कि इस संधि पर मिलने वाली धाराएं, देखो दोनों धाराएं आ रही है, यहां से जो धारा जाएगी 2 + 5 7 एम्पीयर की धारा इधर जाएगी। अब 7 एम्पीयर में से 4 एम्पीयर की धारा इधर चली गई है, तो 3 एम्पीयर की धारा यहां से जाने वाली है। तो यहां से आई का मान कितना आएगा, 3 एम्पीयर प्राप्त होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अतिचालक पदार्थों में क्रांतिक ताप किसे कहते हैं? पारे के क्रांतिक ताप का मान लिखिए। विद्यार्थियों, पहले मैं थोड़ा सा ये क्लियर कर देता हूं कि जो अतिचालक पदार्थ होते हैं वो कौन से होते हैं। तो देखिए, अतिचालक पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका प्रतिरोध शून्य हो जाए, जिनका प्रतिरोध कितना हो, प्रतिरोध शून्य हो, या हम ये कहें कि उनकी जो चालकता है वो अनंत होती है। उनकी चालकता क्या होती है, अनंत होती है। तो उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अतिचालक पदार्थ कहते हैं। तो देखिए, क्या होता है कि जब हम साधारण पदार्थों का ही टेम्परेचर कम करते हैं तो एक ऐसा ताप आता है जिस पर पदार्थ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं क्रांतिक ताप। तो क्रांतिक ताप वह ताप होता है जिस पर अतिचालक पदार्थों का ताप शून्य हो जाए, विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाए। वह ताप जिस पर अतिचालक पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाए, विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाए, क्रांतिक ताप कहलाता है, क्रांतिक ताप कहलाता है, क्रांतिक ताप कहलाता है। पारे के क्रांतिक ताप का मान क्या होगा?
तो पारे का क्रांतिक ताप होता है 4.2 केल्विन। पारे का क्रांतिक ताप कितना होता है? 4.2 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन 0.53 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में 2.2 इंटू 10⁸ सेमी पर सेकंड के वेग से गति करता है, तो औसत धारा का परिकलन कीजिए। देखिए ये हमें दे रखा है r, ये हमें क्या दे रखा है? r, और ये हमें दे रखी है वेलोसिटी। तो v का मान हमें दे रखा है 2.2 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड। हमें औसत धारा पूछिए, धारा बराबर होता है Q बट्टे में T। Q यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश है, T यहाँ पर पूरे एक चक्कर की मैं बात करूं तो 2πr बट्टे में V, तो V यहाँ पर ऊपर चला जाएगा। तो E का मान कितना है? 1.6 × 10⁻⁹। V का मान हमारे पास में है 2.2 × 10⁶ बट्टे में 2 × 3.14 इंटू 0.53 इंटू 10⁻⁻10। क्लियर? तो यहां पर देखिए 1.6 गुणा 2.2 बट्टे में 2 गुणा 3.14 गुणा 0.53 ये बच जाएगा, और 10 की घात देखो कितनी रह जाएगी। 10 की घात हमारे पास में प्लस में 16, माइनस में 19, तो 10 की घात रह गई हमारे पास में -3। 10 की घात कितनी रह गई है? -3। अब यहां से इन सबको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1.6 को जब हम 2.2 से गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहां पर 3.52, और यदि हम 2 को 3.14 से गुणा करेंगे तो 6.28 मिल जाएगा, और इसको यदि हम 0.53 से गुणा करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा 3.32, और जब हम इसमें भाग लगाएंगे तो ये गुणा 10 की घात -3 भी साथ में ही चल रहा है। तो देखिए फाइनली जो आंसर है 3.52 भाग हमारे पास में है 3.32। देन हमें यहां से ये जो आंसर 1.06 मिली एम्पियर प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेल की टर्मिनल वोल्टता और विद्युत वाहक बल में अंतर लिखिए। तो देखिए सेल की सबसे पहले तो विद्युत वाहक बल की मैं यहां पर बात कर लेता हूं। विद्युत वाहक बल, जो विद्युत वाहक बल है इसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं, ईएमएफ से लिखा जाता है। ये है खुले परिपथ में सेल के सिरों का विभवांतर। खुले परिपथ में, खुले परिपथ में सेल के दोनों टर्मिनलों, सेल के दोनों टर्मिनलों के मध्य का विभवांतर है, मध्य का विभवांतर होता है, मध्य का विभवांतर होता है। क्लियर? जबकि सेल की जो टर्मिनल वोल्टता है, टर्मिनल वोल्टता जिसको हम टर्मिनल विभवांतर भी कहते हैं, यह बंद परिपथ में, बंद परिपथ में सेल के बाह्य परिपथ में, बाह्य भाग में टर्मिनलों के मध्य का विभवांतर होता है। ये टर्मिनलों के मध्य विभवांतर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध
देखिए प्रतिरोध पर क्या इफेक्ट पड़ता है, आर बराबर होता है रो एल अपॉन में ए। यहां पर ए बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप देखेंगे कि शून्य विक्षेप की स्थिति में प्रतिरोध आर का मान क्या होगा। ये हमें एक व्हीटस्टोन सेतु की व्यवस्था हमें दे रखी है, व्हीटस्टोन सेतु, और हम ये जानते हैं कि संतुलन की स्थिति में धारामापी में विक्षेप शून्य होता है। तो उस स्थिति में R1 बट्टे में R2 बराबर हो जाएगा R3 बट्टे में R4। तो हमें यहां पर इस R4 की ही वैल्यू ज्ञात करनी है। तो क्या आ जाएगा, R3 इंटू में R2 बट्टे में R1। R3 का जो मान है वो हमें 12 दे रखा है, R2 हमें 24 दे रखा है, R1 हमें 6 दे रखा है। देन यहां से R4 की जो वैल्यू है वो 48 ओम प्राप्त हो जाएगी, मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है वो कार्बन प्रतिरोध पर आधारित दे रखा है। और विद्यार्थियों हम आपको बता दें कि हर साल बोर्ड एग्जाम में कार्बन प्रतिरोध पर आधारित एक क्वेश्चन अवश्य ही पूछा जाता है। चाहे आप कार्बन प्रतिरोध का मान दे दिया जाए, चाहे रंगीन पट्टियों के कलर का नाम दे दिया जाए, दोनों में से एक पूछा जाएगा। तो ये कार्बन प्रतिरोध का जो मान है वो 47 × 10⁻² ओम प्लस माइनस 5% है। तो प्रतिरोधक पर रंगीन पट्टियों का क्रम क्या होगा। तो यहां पर जो आपके पास में कार्बन प्रतिरोधक सारणी है, वर्णकोड सारणी, उससे आप देखेंगे बी बी रोय, बी बी रोय। तो ये तो आ जाएगा रोय के अकॉर्डिंग 4 नंबर पर आ जाएगा पीला कलर। कौन सा कलर आएगा, रंगीन पट्टियों के नाम हमें यहाँ पर पूछे हैं, तो पहला जो कलर आएगा वो तो आएगा पीला। कौन सा कलर है, पीला। फिर है 7 नंबर पर बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो ये 1 नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7, तो वोयलेट कलर आएगा। फिर कौन सा आएगा, वोयलेट मतलब बैंगनी। फिर है 10⁻², 10⁻² का मतलब हो गया रेड, तो ये हो गया लाल। और फिर है प्लस माइनस 5%, तो ये हो गया सोने का कलर, स्वर्ण कलर हो गया है। दोनों में से आपको कलर दे सकते हैं, प्रतिरोध पूछ सकता है, या प्रतिरोध दे दे कलर का नाम पूछ सकता है। दोनों में से एक बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दिए गई परिपथ में धारा का मान क्या होगा। तो यहां पर दो टोटल जो रेजिस्टेंस है वो यहां पर हम देख लेते हैं। एक तो कुल प्रतिरोध, तीनों ही रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में है। 2 रेजिस्टेंस तो यहां पर आंतरिक प्रतिरोध के रूप में है, और एक रेजिस्टेंस यहां पर बाह्य परिपथ में लगा हुआ है। तो जो कुल प्रतिरोध है वो R1 प्लस R2 प्लस R के बराबर होगा। R1 यहां पर 2, R2 2 और कैपिटल R यहां पर 5, तो कुल प्रतिरोध 9 ओम होगा। फिर यहां पर कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल, तो कुल विद्युत वाहक बल, ये दोनों ही बैटरियां हैं वो विपरीत क्रम में जुड़ी हुई है, तो 4 - 2, तो यह आ जाएगा 2 वोल्ट। अब यहां से हम ज्ञात करेंगे सर्किट में बहने वाली कुल धारा, कुल धारा, तो कुल धारा बराबर हो जाएगा कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल अपॉन कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास में I बराबर कुल विद्युत वाहक बल 2, कुल प्रतिरोध हमारे पास में है 9, तो 2/9 एम्पियर की विद्युत धारा यहां से प्रवाहित होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि एक 4 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक तार से 6 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो
धारा घनत्व ज्ञात कीजिए। वैसे ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। J बराबर I अपॉन में A, तो I का मान है 6, A का मान है 6 गुणा 10 की घात -4, तो J का मान आ जाएगा 10 की घात 4 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते हैं कि 40 वाट और 200 वोल्ट के बल्ब में विद्युत धारा प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमें यहाँ पर बल्ब की जो शक्ति है वो 40 वाट दे रखी है, साथ में जो वोल्टेज है हमें V का जो मान है वो 200 वोल्ट दे रखा है। फिर यहाँ से I पूछा है, P बराबर हम जानते हैं VI होता है, तो यहाँ से I बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा, P बट्टे में V 40 बट्टे में 200, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 1/5 बराबर 0.2 एम्पीयर की विद्युत का प्रवाह होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि किसी कार की संचालक बैटरी विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा क्या होगी। देखिए जो विद्युत वाहक बल है वो हमें दे रखा है E बराबर 12 वोल्ट और इसके साथ में हमें इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 0.4। देखिए यहां पर ध्यान देंगे, अधिकतम धारा I बराबर I का फॉर्मूला होता है, I बराबर होता है कुल विद्युत वाहक बल बट्टे में कुल रेजिस्टेंस, और I मैक्सिमम के लिए R का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो I मैक्सिमम बराबर हमें मिल जाएगा E बट्टे में स्मॉल r, मतलब 12 बट्टे में 0.4। तो I मैक्सिमम का जो मान है पॉइंट हटाएंगे 120 बट्टे में 4, 30 एम्पियर मिल जाए। तो इसका आंसर 30 एम्पियर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि नीचे दिए गए चित्र में गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप के साथ मीटर सेतु की प्रायोगिक व्यवस्था दर्शाई गई है, तो अज्ञात प्रतिरोध कैपिटल R का मान क्या होगा। विद्यार्थियों हम आपको बता दें कि आपको एक डायग्राम वाला क्वेश्चन भी मिल सकता है, डायग्राम पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिल सकता है, जिसमें हो सकता है धारा का मान पूछा जाए, मीटर सेतु का हो सकता है, व्हीटस्टोन सेतु का हो सकता है, पोटेंशियोमीटर का भी क्वेश्चन पॉसिबल है। तो यहाँ पर हमें गैल्वेनोमीटर की शून्य विक्षेप की स्थिति बता रखी है, और शून्य विक्षेप की स्थिति में देखिए हम क्या जानते हैं कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो हमें ज्ञात करना है, जबकि संतुलित लंबाई हमें 20 सेमी दे रखी है। हम क्या जानते हैं, ज्ञात प्रतिरोध बराबर मीटर सेतु में 100 माइनस L बट्टे में L इंटू में कैपिटल R जानते हैं। यहां पर ये वाला तो है S और ये है कैपिटल R, तो यहां से 100 माइनस 20 बट्टे में 20 इंटू में जो कैपिटल R है वो हमें इस क्वेश्चन में 55 दे रखा है। देन यहां से 80 बट्टे में 20 इंटू में 55, तो ये आ जाएगा 4 और 220 ओम आ जाएगा। तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो 220 ओम आएगा जब आप कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 2.1, ये वाला क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, इस वीडियो में हमने पहले भी कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी पोटेंशियोमीटर व्यवस्था में 1.25 वोल्ट विद्युत वाहक बल के एक सेल का संतुलन बिंदु तार के 35 सेमी लंबाई पर प्राप्त होता है। यदि इस सेल को किसी अन्य सेल द्वारा प्रतिस्थापित कर दी जाए तो संतुलन बिंदु 63 सेमी पर प्राप्त होता है, तो दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा। हमें यहाँ पर 2 सेल दे रखे हैं, दोनों की संतुलित लंबाइयां दे रखी है, एक का विद्युत वाहक बल दे रखा है, दूसरे का विद्युत वाहक बल हमें पूछा गया है। तो यहां से हम E2 बराबर क्या लिख सकते हैं, E1 इंटू L2 बट्टे में L1। E1 पहले सेल का विद्युत वाहक बल 1.25, दूसरे सेल की संतुलित लंबाई 63, पहले सेल की संतुलित लंबाई 35। यहां से हम 7 का भाग लगाएंगे तो ये 5 बार में
ये 9 बार में। यहाँ से 5 का इसमें भाग लगाएंगे तो 0.25, और 0.25 को यदि हम 9 से गुणा करें देन यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2.25 वोल्ट। अब विद्यार्थी कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अपवन वेग, देखिए जो क्वेश्चन है वो क्या हो सकते हैं। अपवन वेग और विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। साथ में देखिए अगला क्वेश्चन, ओम के नियम का सदिश रूप प्राप्त कीजिए। बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर देखिए एक 1.5 अंक का क्वेश्चन व्हीटस्टोन सेतु में से पूछा जा सकता है, मीटर सेतु में से पूछा जा सकता है, विभव मापी में से पूछा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से निकलेगा 100%, 12वां, 13वां और 15वें में से। और एक जो शेष जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है कि ओम के नियम का सदिश रूप हो या किरचॉफ का नियम हो, दोनों में से एक क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना है। तो यहाँ से देखिए ओम के नियम का सूक्ष्म रूप भी पूछा जा सकता है। सूक्ष्म रूप और सदिश रूप एक ही होता है। क्लियर। अब विद्यार्थी मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि जो प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके बारे में। देखिए प्रीवियस ईयर्स में एक क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे हमने आपको यहाँ पर ये जो 7वां क्वेश्चन बताया है, सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था, कोई डिफरेंस नहीं था। केवल यहाँ पर 55 ओम की जगह 3 ओम था। 55 ओम की जगह कितना था? 3 ओम, और बाकी का यही 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस थी, बाकी का सब कुछ सेम ही था। एक आसान सा क्वेश्चन तो ये था। एक क्वेश्चन इस तरीके का था, वो थोड़ा सा जटिल हम कह सकते हैं उसको, कि एक घन के इस तरीके से एक घन है और घन की प्रत्येक भुजा के ऊपर, प्रत्येक भुजा पर 12 ओम मतलब रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। हम आर कंसीडर करके मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। इस तरीके से एक घन के प्रत्येक भुजा के ऊपर रेजिस्टेंस लगा हुआ है। एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक है उसका ये एग्जाम्पल है विद्यार्थियों। इस तरीके से हमें रेजिस्टेंस दे रखे हैं ऐसे, और यहाँ पर एक बिंदु दे रखा है, यहाँ पर एक बिंदु दे रखा है। तो तुल्य प्रतिरोध हमें पूछा है। जैसे मान लीजिए कि ये जो रेजिस्टेंस है वो आर है, रेजिस्टेंस कितने हैं? आर है, तब तुल्य प्रतिरोध कितना होगा ये हमें पूछा है। देखिए ए और बी हमने नाम दे दिए, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, इनको मैंने नाम दे दिए हैं। अब यहाँ से देखें आप कि इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा सिंपल कर लेता हूँ। ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि बिंदु सी, डी और ई सब ए से एक रेजिस्टेंस के बाद में जुड़े हुए हैं, तो इनका सी का, डी का और ई का विभव सेम है। इसी प्रकार से एच, जी और एफ, एच, जी और एफ तीनों का रेजिस्टेंस क्या है? सेम होने वाला है। अब मैं यहाँ पर इन एक एक करके इन रेजिस्टेंस को जोड़ रहा हूँ। ए और सी के बीच वाला रेजिस्टेंस है आर, ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, ए और डी वाला जोड़ दिया, ए और डी वाला रेजिस्टेंस जोड़ दिया, ए और ई वाला जोड़ दिया, ये ए और ई वाला रेजिस्टेंस जोड़ दिया। इसी प्रकार से बी और एच के बीच वाला रेजिस्टेंस, बी और एच के बीच का, बी और जी के बीच का, बी और जी के बीच का, बी और एफ के बीच का, बी और एफ के बीच का। फिर इसके पश्चात 6 रेजिस्टेंस और शेष रह गए हैं। एक एक करके उन 6 रेजिस्टेंस को देखें। ये सी और एच के बीच का, तो सी और एच के बीच का एक रेजिस्टेंस, सी और जी के बीच का दूसरा रेजिस्टेंस, यहाँ पर आप ध्यान दें ई और एफ के बीच का एक रेजिस्टेंस, फिर इसी प्रकार से ई और जी के बीच का, और डी और एफ के बीच का, और इसी प्रकार से एक रेजिस्टेंस है गया एच और डी के बीच का। तो
तो ये हमारे पास में इस तरीके से रेजिस्टेंस है, प्रत्येक रेजिस्टेंस 6 ओम के हैं। तो ये 3 समांतर क्रम में है यहाँ पर ए, तो तीनों समांतर क्रम रेजिस्टेंस का तुल्यमान, फिर इन तीनों 6 का तुल्यमान, फिर इन तीनों का तुल्यमान, ये हमें लिखना है। तो देखिए इन तीनों का तुल्यमान कितना हो जाएगा, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, इसको मैं कह दूं r डेस। तो r डेस बराबर आ जाएगा r/3। तो ये r/3, ये r/6, ये r/3, और इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, उसको मैं कह दूं r, जो कि r/3 प्लस r/6 प्लस r/3 हो जाएगा। और यहाँ से 6 लघुत्तम आ गया, 2 प्लस 1 प्लस 2 r बराबर 5/6r आ जाएगा। तो r स्मॉल r का मान आपको हो सकता है 1 ओम दे दें, हो सकता है कुछ अलग 12 ओम दे दें, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इस क्वेश्चन को इस तरीके से आपको सोल्व करना था। विद्यार्थियों, व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित क्वेश्चन भी लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, सप्लीमेंट्री की बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। और व्हीटस्टोन सेतु का जो संतुलन प्रतिबंध है, ये जो संतुलन प्रतिबंध है, ये भी सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछ लिया गया था। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन अच्छे से ध्यान में रखना है। कार्बन प्रतिरोधक वाला जो क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। देखिए मैं आपको बताऊं कि 2021 की बोर्ड एग्जाम में भी व्हीटस्टोन सेतु का संतुलन प्रतिबंध पूछा गया था, उसके साथ में मीटर सेतु वाला क्वेश्चन भी अथवा में दिया हुआ था। जबकि 2021 के मॉडल पेपर में विभव मापी का क्वेश्चन सम्मिलित था। 2020 की बोर्ड एग्जाम में विभव मापी का क्वेश्चन और किरचॉफ का नियम था। तो 100% हमें यहाँ से विभव मापी में से, मीटर सेतु में से एक क्वेश्चन मिलेगा। साथ में एक क्वेश्चन हमें किरचॉफ के नियम पर आधारित मिलने की प्रबल संभावना है। तो विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा वीडियो, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। जल्द ही हम अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।